पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने केंद्रीय बजट की बताई खूबियां, कहा यह बजट सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी। राज्य में टेली सेवा का लाभ लेने वाले की संख्या पहुंची 6 लाख के पार। उत्तराखंड को टेली कंसल्टेशन प्रदान करने के मामले में देश भर में मिला दूसरा स्थान। राज्य सरकार ने बजट को लेकर तैयारियां की तेज। बजट में रोजगार और आजीविका को बढ़ाने पर रहेगा जोर। आम लोगों से भी मांगे जाएंगे सुझाव। देहरादून के 129 मलिन बस्तियों से वसूला जाएगा हाउस टैक्स। नगर निगम को होगा 4 करोड़ का फायदा। कांच गोदाम पुलिस ने स्मैक तस्कर को किया गिरफ्तार। पास से लाखों का स्मैक बरामद। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। रविशंकर प्रसाद ने केंद्रीय बजट को बेहतरीन बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार का उद्देश्य है कि बजट को जन जन तक पहुंचाना, जिसके लिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में सभी प्रदेशों में वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही उन्होंने कहा कि बजट को मूल रूप से गरीबों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। कोरोना काल में जब दुनिया परेशान थी, तब मोदी सरकार गरीब और आम जनता के साथ खड़ी रही। केंद्र सरकार गरीबों को मुफ्त अनाज दे रही है। किसानों के लिए उच्च कोटि के प्लान तैयार किए गए हैं, जिसके लिए 2 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मोटे अनाज को दुनिया भर में ले जाया जा रहा है। रास्ता ये बजट बताता है। ये बजट सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी है, जिसके मूल में है देश के गरीब का कल्याण, देश के किसानों का कल्याण। देश के 80 करोड़ किसानों को हम जो गरीब हैं, गरीब लोग, उनको हम मुफ्त अनाज खिलाते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में, और ये सारा खर्चा केंद्र सरकार देती है। 220 करोड़ लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए मुफ्त। भारत सरकार मोदी जी के प्रयास है। मेड इन इंडिया वैक्सीनेशन। आज मोदी जी ने मिलेट योजना को यह बनाया है कि भारत का मिलेट दुनिया में जाएगा। उनका नाम दिया श्री अन्न। उत्तराखंड में और विशेष रूप से देहरादून के आसपास के इलाकों में आईटी का एक्सपोजर काफी हुआ है। उत्तराखंड का प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहे, इसके लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सूबे में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करके आम लोगों की सेहत का ध्यान रखा जा रहा है। राज्य भर में टेली मेडिसिन सेवा का अब तक 6.5 लाख से अधिक लोग लाभ उठा चुके हैं। इस योजना में अब एम्स ऋषिकेश सहित प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेजों को भी जोड़ दिया गया है, जिससे अब आम लोग मेडिकल कॉलेजों के विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा का लाभ भी उठा सकेंगे। उत्तराखंड प्रति लाख टेली कंसल्टेशन प्रदान करने के मामले में देश भर में दूसरे स्थान पर है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड में टेली मेडिसिन योजना आम लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत प्रदेश के दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को ई संजीवनी के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा निःशुल्क परामर्श एवं उपचार दिया जा रहा है। लगभग 6.5 लाख से ज़्यादा लोगों का हमने इस साल टेलीमेडिसिन के द्वारा जो है परामर्श दिया है, उनको इलाज कराने की भी सलाह दी है, और इसको निरंतर बढ़ाने की जो है अब आवश्यकता है। और हमारे जो 1800 सीएससी हम बना रहे हैं और वेलनेस सेंटर 1800 जो हमारे राज्य में बन रहे हैं, उन वेलनेस सेंटरों के माध्यम से टेलीमेडिसिन के द्वारा जो है लोगों को बेहतर इलाज देने का काम हमारी राज्य सरकार करने जा रही है। सी मैप शोध केंद्र पंतनगर में एक सप्ताह के लिए किसान मेला का आयोजन किया जा रहा है। 7 फरवरी से यह आयोजन शुरू किया जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में करीब 1500 प्रगतिशील किसानों की संभावना है। इस किसान मेले में किसानों, उद्यमियों एवं वैज्ञानिकों का अनूठा संगम हो रहा है, जिसमें औषधीय पौधों के व्यापार पर चर्चा होगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता सी मैप निदेशक डॉक्टर प्रबोध कुमार त्रिवेदी करेंगे और मुख्य अतिथि जीबी पंत विश्वविद्यालय पंतनगर के कुलपति डॉक्टर MS चौहान सहित कई वैज्ञानिक उपस्थित रहेंगे। फरवरी को किसान मेला आयोजन कर रहे हैं, जो सुबह 9 बजे शुरू होगा और शाम 5 बजे तक चलेगा।
इसमें हमारे जो किसान हैं मुख्यतः उत्तराखंड के आएंगे और हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के किसान आते हैं और अन्य अन्य राज्यों से भी किसान यहाँ पे पहुँचते हैं। और इस मेले में हम जो मेंथा की जो शकर्स होती हैं उच्च गुणवत्ता की, वो किसानों को सेल की जाएगी। कार्यक्रम में हमारे सीमेट से हमारे निदेशक डॉक्टर प्रबोध कुमार त्रिवेदी जी इस कार्यक्रम में रहेंगे और इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं वो गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय से कुलपति महोदय डॉक्टर एच.एस. चौहान जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हम लोगों का पूरा अनुमान है कि कम से कम 1000 तक किसान इस किसान मेले में शिरकत। कोटद्वार में चल रहे 3 दिवसीय वर्ल्ड वॉचिंग फेस्टिवल पर सवाल उठने लगे हैं। 3 फरवरी से शुरू हुए इस फेस्टिवल का उद्देश्य स्थानीय लोगों को पर्यटन और रोजगार की तरफ ले जाना था, लेकिन अब इसमें आयोजकों को फायदा पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं। आपको बता दें कि जिला प्रशासन और वन विभाग के सहयोग से शुरू हुए इस फेस्टिवल में प्रशासन द्वारा धनराशि भी दी जा रही है, जिसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। वहीं फेस्टिवल में प्रतिभाग करने वाले स्थानीय लोगों से भी बर्ड वॉचिंग के नाम मोटी रकम वसूली जा रही है, जिस पर अधिवक्ता प्रवेश रावत ने स्थानीय लोगों के साथ धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। वहीं अधिवक्ता प्रवेश रावत का कहना है कि प्रशासन ने सरकारी धन का दुरुपयोग कर आयोजकों को फायदा पहुंचाया है। अगर यह फेस्टिवल स्थानीय लोगों के हित में होता तो उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता। वाचिंग के नाम पर जो धनराशि की बंदरबाट हुई है, जो स्वीकृति उससे 100% उसका बंदरबाट हुई है, घोटाला हुआ है। सरकारी धन को आनन फानन में ठिकाने लगाया जा रहा है। वर्ड वाचिंग हुई है, वर्ड वाचिंग के नाम पे वहाँ से स्थानीय लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं, कोई फोटो खिंचा रहा है, उनसे मोटी रकम ली जाती है, पर्यटकों से लिया जा रहा है। किस बात की वर्ड वाचिंग? आप अगर 7 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं, उस 7 लाख का अच्छा यूज़ करते, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ अच्छी स्कीमें लाते हैं। और जो ये आयोजक है, मैं तो उनमें प्रशंसा खड़ा करता हूँ। 7 लाख रुपए की रकम उन्होंने ठिकाने लगाने के लिए बर्ड वाचिंग का उसे नाम दिया है और इस पर प्रशासन को गंभीरतापूर्वक जांच की जानी चाहिए। कल से हमारा बर्ड वाचिंग फेस्टिवल शुरू हो गया है। बर्ड फेस्टिवल के साथ साथ में हमारा फोटो एग्जिबिशन भी शुरू हुआ है और पोस्टर एग्जिबिशन भी शुरू हुआ है। और इसमें इसका मुख्य उद्देश्य, जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल पर्यावरण के प्रति लोगों में चिंता कम हो गई है और बर्ड्स भी काफ़ी कम हो रही है और सारे प्रदेश में लगभग जितनी हमारे बर्ड्स मिल रही हैं उसकी लगभग 50% के करीब जो प्रजातियां हैं वो कोटद्वार में प्राप्त हो रही हैं। तो ऐसे जगह को देखते हुए कोटद्वार को बर्ड्स के सेंटर के तौर पर डेवलप किया जा सकता है। इसी के प्रति में लोगों की जागरूकता उद्देश्य करने के लिए इसका आयोजन किया गया था। कोटद्वार के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में मानसिक रोगियों के लिए शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। साथ ही जिन रोगियों के पास दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं थे, उनका टेस्ट कर मौके पर प्रमाण पत्र बनवाया गया। बता दें कि सक्षम संस्था जो दिव्यांगों के लिए पूरे देश भर में काम करती है, उसकी पहल पर स्वास्थ्य और समाज कल्याण की दिशा में शिविर का आयोजन किया गया। दिव्यांग शिविर लगाया जाए और विशेषकर उसमें जो है मानसिक जो दिव्यांग प्रमाण पत्र है वो भी निर्गत किए जाए। तो उसी के क्रम में आज जो है ये बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की ओर से यहाँ पर दिव्यांग शिविर आयोजित किया जा रहा है। तो इसमें सभी प्रकार के जो दिव्यांग हैं उनको प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएंगे और साथ ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यहाँ पर अपनी ओपीडी भी संचालित की जा रही है। जो रोगी स्वास्थ्य परीक्षण कराना चाहते हैं वो भी करा सकते हैं और समाज कल्याण विभाग के सहयोग से ये शिविर लगाया गया है। समाज कल्याण विभाग की योजनाएं होती है विभिन्न प्रकार की जो है वो भी सब जो है इस शिविर के माध्यम से यहाँ पे जो है प्रदान की जा रही है। दिव्यांगों की सहायता के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है और सक्षम जो संस्था है उसके विशेष अनुरोध पर डीएम साहब श्री आशीष चौहान जी ने हमारे लिए ये ऑर्गेनाइज किया। ये कैंप जो है जिलाधिकारी महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आगे भी वो हमारे लिए इसी तरह से सहायता करते रहेंगे और दिव्यांगों की मदद के लिए आगे आएंगे। कुछ दिव्यांगों का जो है प्रमाणीकरण नहीं हो पाया है क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं है, कुछ मशीनें नहीं है जिसमें कि जो है आईक्यू टेस्ट नहीं हो पा रहा है, सुनने के लिए जो है टेस्ट होते हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। किच्छा में यूथ कांग्रेस के बैनर तले युवा संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह सहित तमाम विधायकों ने शिरकत की। यात्रा से पहले जनसभा की गई। इस दौरान कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार पर देश में जाति धर्म के नाम पर समाज को बांटने का आरोप लगाया। साथ ही अंकिता हत्याकांड मामले में सरकार पर दोषियों को बचाने का आरोप भी लगाया। हमारे सामने है
उन चुनौतियों को लेकर के इस यात्रा का आयोजन किया गया है। बढ़ती हुई महंगाई पर सरकार अंकुश लगाने में पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई है। नौजवान साथियों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन उत्तराखंड राज्य के अंदर यूकेएसएससी आयोग और विधानसभा में जो भर्तियां हुई हैं वो आपके सामने है। अंकिता भंडारी हत्याकांड, जिसकी सीबीआई जांच के लिए पूरा प्रदेश चीख चीख करके कह रहा है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। ये तमाम विषय हैं। पूरे देश के अंदर कांग्रेस का साथी सड़कों पर उतर करके सरकार को घेरने का काम भी करेगा और साथ ही साथ जनसंपर्क भी करने का काम करेगा। महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों के साथ जिस तरह से नाइंसाफी हो रही है। 2022 में इन्होंने कहा था हम किसानों की आय को दुगना करेंगे, क्या हुआ? आज मनरेगा जो ग्रामीण क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण योजना थी, जिसमें हमारे गरीब परिवारों को रोजगार मिलता था, उसमें 34% कटौती कर दी है। शिक्षा क्षेत्र में कटौती हुई है और स्वास्थ्य में कटौती की है। कानून व्यवस्था उत्तराखंड में ध्वस्त हो चुकी है। देश की आर्थिकी कमजोर होती जा रही है, अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने अब एक अभियान संकल्प यात्रा के रूप में शुरुआत की। हमारे नौजवान साथियों ने चंपावत के टनकपुर में जल पुलिस ने मानवता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। पुलिस ने शारदा नदी में फंसी गाय का सफलता से रेस्क्यू कर लिया। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने कार्रवाई करते हुए जल पुलिस के जवानों की मदद से फंसी गाय को बचाया। बताया जा रहा है कि गाय लंबे समय से नदी के दूसरी तरफ खड़ी ढलान पर फंस गई थी और भूख से व्याकुल थी, जिसे सकुशल बचाने में चंपावत जल पुलिस के जवानों ने सफलता प्राप्त की। आपके पास सूचना आई थी, एसपी साहब के द्वारा हमारे आदेश करेंगे कि गाय रण मंदिर के पास पूर्णागिरि मंदिर के नदी के किनारे पर फंसी हुई है और 8 दिनों से भुट्टी पे असली गाय थी। वो हमारे जल पुलिस के द्वारा उसका रेस्क्यू करके उसे बाहर निकाल दिया। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने टिहरी के तिवाड़ गांव मरोट में गढ़वाल होम स्टे का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने मोटे अनाज को लेकर कहा कि मोटे अनाज का प्रचलन बढ़ रहा है। मोटा अनाज स्वास्थ्य के लिए गुणकारी है। विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मंत्री सतपाल महाराज ने होटल और होम स्टे में भी मोटे अनाजों से बने भोजन परोसने की सलाह दी। तिवाड़ गांव मरोड़ को पर्यटन ग्राम घोषित करते हुए कहा कि जैसे पंजाब में मक्के की रोटी और सरसों का साग प्रसिद्ध है, ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमारी कंडली की भुज्जी और मडुए की रोटी को प्रसिद्धि मिले। होम स्टे और होटल वेस्टर्न फूड के साथ स्थानीय फूड भी परोसेंगे, तब निश्चित ही लोग उत्तराखंड की ओर आकर्षित होंगे। ईयर ऑफ द मिलेट्स हम इसको मना रहे हैं। मोटे अनाज का प्रचलन बढ़ रहा है। लोग समझ रहे हैं कि मोटा अनाज हेल्दी है, ये डायबिटीज को कंट्रोल करता है और भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मोटे अनाज से हमें नहीं झिझकना। जैसे आपके पंजाब में मक्के की रोटी और सरसों का साग बड़ा प्रसिद्ध है, ऐसे हम चाहते हैं कि उसी प्रसिद्धि को हमारे कंडली की भुज्जी और मंडवे की रोटी प्राप्त करें। तो ये भी इसका प्रचार प्रसार करना है। तो निश्चित रूप में हमारे यहाँ जैसे आपका चैंसू हो गया, ढपड़ी हो गई, बाड़ी हो गई, फाणू हो गया, आपका पहाड़ी रायता हो गया, ये सब चीजें हम जब लोगों को परोसेंगे तो निश्चित रूप में लोग जो हैं आकर्षित होंगे हमारे उत्तराखंड की तरफ। राज्य सरकार ने विधानसभा में पेश होने वाले बजट को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार बजट में रोजगार और आजीविका बढ़ाने पर खास फोकस रहेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि बजट बेहतर हो, इसके लिए आम लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। बजट में पशुपालन, मत्स्य, कृषि और सामाजिक विकास की योजनाओं पर पिछले साल की तुलना इस बार ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। महिलाओं, किसानों और नौजवानों के साथ विकास पर सबसे ज्यादा फोकस करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। मंत्री जी ने पिछले वर्ष का बजट हो चाहे जनता के सुझाव पर आधारित है। हम ये मान के चलते हैं कि उत्तराखंड के अंदर आय के संसाधन है वो किस रूप में बढ़ाया जाए, एक पक्ष भी रहेगा। इसके साथ साथ बजट से यहाँ के युवाओं,
महिलाओं और जो हमारे काश्तकार, खासतौर पर मोटे अनाज के भारतवर्ष के अंदर महत्व देने का मोदी जी ने किया है और मोटे अनाज का और परंपरागत खेती का केंद्र उत्तराखंड बने, इस दिशा में हम सबका प्रयास है। इस दृष्टिकोण से अच्छे बजट का प्रावधान उस क्षेत्र में किया जाए। उत्तराखंड में एक बार गैरसैंण का मुद्दा गरमाने लगा है। जहां एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मौन व्रत किया, वहीं दूसरी तरफ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास में कोई मुद्दा नहीं है, इसी वजह से हरीश रावत बिना मुद्दे के ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मौन व्रत करना बेबुनियादी है। साथ ही कहा कि सरकार पहले ही तय कर चुकी है कि उत्तराखंड में इस बार बजट गैरसैंण में होगा। सरकार ने पूरी तरह स्पष्ट किया है कि इस वर्ष बजट सत्र जो है गैरसैंण में होगा। अब क्योंकि जब राजनीतिक विषय बचते नहीं है तो हरीश रावत जी इस प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर प्रश्न खड़ा करते हैं। आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरकार ने बहुत स्पष्ट किया है कि बजट सत्र गैरसैंण में होगा। गैरसैंण को ग्रीष्मकाल राजधानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनी है और गैरसैंण का समृद्ध विकास ये हमारे लक्ष्य में है। हरिद्वार में माघ पूर्णिमा के अवसर पर गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। हर की पौड़ी, ब्रह्मा कुंड सहित अन्य घाटों पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते नजर आए, लेकिन हर की पौड़ी क्षेत्र में एक अलौकिक नजारा देखने को मिला। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान सहित दान का विशेष महत्व है। बता दें कि इस दौरान पुलिस प्रशासन ने भी भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक और यात्रियों की सुरक्षा के लिए तमाम इंतजाम किए। देखते हुए हमको बहुत खुशी मिली। गंगा मैया ने मेरी मन की भावना को बिल्कुल बदल दिया। मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन है कल से नहाने के बाद में। बहुत खुश हूँ मैं। यहाँ के साफ सफाई वगैरह बहुत अच्छी लगी मेरे को, इसलिए हम उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करते हैं। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद महाराज अपने प्रवास के दौरान जोशीमठ पहुंचे, जहां उन्होंने आपदा प्रभावितों से मिलकर सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। बता दें कि जोशीमठ में पिछले 1 महीने के अंदर ये उनकी तीसरी यात्रा थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे जोशीमठ आपदा प्रभावितों के साथ खड़े हैं। ज्योतिर्मठ की ओर से उन्हें हर संभव सहयोग किया जाएगा। साथ ही कहा कि 12 फरवरी को शीतकालीन अवकाश के बाद उच्च न्यायालय नैनीताल में जोशीमठ आपदा प्रभावितों को न्याय दिलाने के लिए मजबूती से पक्ष रखेंगे। चंपावत के GGIC सभागार में जनपद स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ चंपावत के जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने किया। कार्यक्रम में जनपद के 45 स्कूलों के 66 बच्चों ने प्रतिभाग कर एक से बढ़कर एक मॉडल प्रस्तुत किए। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी मॉडलों का निरीक्षण कर सराहना की। वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी जितेंद्र सक्सेना ने बताया कि जनपद स्तर पर स्थान प्राप्त सभी बच्चों को राज्य स्तर पर प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा। इंस्पायर अवार्ड का सिलेक्शन होना है डिस्ट्रिक्ट से, वो हो रहा है और बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स सभी हमारे दूरस्थ स्कूलों के बच्चों ने भी, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अगर घास काटने की मशीन है या जो फल तोड़ने की मशीन है या कोई दिव्यांग व्यक्ति है उसके चलने के लिए प्रॉब्लम है या गैस सिलेंडर ऊपर ले आना होता है उसके लिए कोई मशीन बनाई है। ऐसे बहुत सारी, किसी बच्चे ने ऐप भी बनाई है जावा में, तो बहुत ही सुंदर सुंदर प्रोजेक्ट किए गए और इनसे पूरे जनपद के बच्चों को और भी मोटिवेशन मिलता है कि वो इनोवेशन करें। उत्तराखंड के देहरादून में मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 15वीं बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने की। डॉक्टर संधू ने केंद्र और राज्यों के बीच आपसी समन्वय, आर्थिक और सामाजिक विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य में राज्य सरकारों ने संचालित गुड प्रैक्टिस पर भी चर्चा की गई। साथ ही स्थानीय उत्पादों को अधिक बढ़ावा दिए जाने को कहा। बैठक के दौरान दूरस्थ गांवों में 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सुविधा लाने और भारत नेट 123 परियोजनाओं के माध्यम से मोबाइल कनेक्टिविटी को बढ़ाए जाने पर बल दिया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में पुलिस बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की 28 करोड़ की अवैध संपत्ति पर कुर्की की जाएगी। इस मामले में एसएसपी पौड़ी ने हरिद्वार और पौड़ी के जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेज दी है। संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वाले मुख्य आरोपी पर पुलिस ने कठोर कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट लगा दिया है। बता दें, पुलकित आर्य उत्तराखंड में बीजेपी के पूर्व नेता विनोद आर्य का बेटा है, जिसने अपने अन्य 2 साथियों ने रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी को 18 सितंबर की रात नहर में फेंककर हत्या कर दी थी। में गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलकित, अंकित और सौरभ के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आयोग को निर्देशित किए गए थे कि जो इनकी चलाचल संपत्ति है उसका पूरा ब्यौरा हासिल करें और लगभग जो है इनकी हरिद्वार में जो पुलकित आर्य है उनकी 1 करोड़ 75 लाख की संपत्ति, जो उनके बैंक अकाउंट्स हैं, जो उनकी लैंड है और जो उनके पास वाहन उपलब्ध हैं, वो हमारी एक रफ एस्टिमेट जो है तैयार किया गया था। और उसके अलावा पौड़ी में जो यमकेश्वर क्षेत्र में जो इनका ज़मीन है उसकी भी जो एक एस्टिमेट लैंड की तैयार की गई थी, वो लगभग 1 करोड़ 6 लाख के ऊपर है। तो ये लगभग 2.25 करोड़ की संपत्ति का संबंधित जो जिलाधिकारी हैं उनको गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने के लिए भेजा जा रहा है। गढ़वाल के टिहरी में जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार ग्राम सभा तल्ला उपू पहुंचे, जहां पर डीएम ने 53 दिन से हड़ताल पर बैठे पुनर्वास संघर्ष समिति के सदस्यों से बातचीत की। डूब क्षेत्र की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे समिति के सदस्यों की मांगों पर जल्द समाधान करने का विश्वास दिलाया। जिलाधिकारी ने कहा कि 2019 में केंद्र सरकार को पत्र प्रेषित किया गया था, जिसमें ग्राम सभा तल्ला उपू के विस्थापन को लेकर कुछ आपत्तियां लगी थी। साथ ही कहा कि जिला कार्यालय टिहरी में मंत्री लोक निर्माण विभाग की बैठक रखी गई है, जिसमें लोगों की मांगों का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। परिवार है उनका एक लिस्ट बना लें और इसके आधार पर हम यहाँ पे एक बार करने के बाद माननीय मंत्री जी के साथ हम केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर लेंगे। इसमें हमारे जो गांव है, इस गांव को हम स्पेशल केस के रूप में प्रस्तावित भी करेंगे, जिससे हम जल्द से जल्द इनके जो भी मांगे हैं उसको पूरा कर सकें। जनपद उधम सिंह नगर में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की समस्याओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने ई समाधान चौपाल की एक अच्छी पहल की है, जिसमें जसपुर तहसील के गांव पतरामपुर में तीसरी ई समाधान चौपाल का आयोजन किया गया। ग्रामीणों ने अपनी शिकायतें अधिकारियों के सामने रखी। इस चौपाल में खंड विकास अधिकारी, राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग और वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से अपर जिलाधिकारी उधम सिंह नगर समेत अन्य विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। वहीं उप जिलाधिकारी जसपुर सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि पतरामपुर गांव में ई समाधान चौपाल लगाई गई, जिसमें अपर जिलाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीणों की शिकायत सुनी, जिसमें 33 शिकायतों को सुना गया और अधिकांश शिकायतों का मौके पर निराकरण किया गया। कुछ शिकायतें ऐसी थी जिसमें जांच की आवश्यकता है, उन शिकायतों का जांच कर 1 हफ्ते में निराकरण किया जाएगा। यहाँ पर ई चौपाल लगी थी, उसमें 33 शिकायतें आई थी, जिसमें कि अधिकांश शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया है और ऑनलाइन माध्यम से सारे के सारे लोग वीसी से कनेक्टेड थे और उसी समय इनका निस्तारण किया गया था। लेकिन कुछ शिकायतें ऐसी थी जिसमें कि जांच की आवश्यकता है, तो अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा यहाँ पर निर्देशित कर दिया है कि इसमें जाँच करें और 1 सप्ताह के अंतर्गत इनका भी निस्तारण करें। देहरादून की 129 बस्तियों के 40,000 भवनों पर नगर निगम अब टैक्स लगाने की तैयारी में है। बस्तियों पर हाउस टैक्स लगने से नगर निगम की सालाना इनकम करीब 4 करोड़ रुपए बढ़ जाएगी। बता दें कि बस्तियों से 2017 में 1 साल तक हाउस टैक्स लिया गया था, लेकिन 2018 में हाई कोर्ट ने इन बस्तियों को अतिक्रमण मानकर हटाने का आदेश जारी कर दिया और करीब 40 घरों का ध्वस्तीकरण किया गया, जिसके चलते मलिन बस्तियों ने मालिकाना हक की मांग उठाई और इन बस्तियों को धामी सरकार ने 3 साल का अध्यादेश लाकर राहत दे दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ।